दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। जैसे कि हम पिछले सेशन में डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पढ़ा था कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द स्टेटस ऑफ इंडिया क्या था, उसका डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था। तो मैंने जैसे बताया था कि डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था, लिटरेसी कितनी थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, इस बारे में हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं। जिसमें हमने देखा था कि जो बर्थ रेट था वो भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी था वो भी ज़्यादा था। मतलब बर्थ रेट मतलब कि पर थाउजेंड में टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन बर्थ पर थाउजेंड, मतलब एक कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक हजार का बेस मानते हैं हम एक साल में। ठीक है, डेथ रेट भी देखा था काफ़ी ज़्यादा था, अभी हालांकि सारा का सारा घट गया है। फिर हमने देखा था कि पुअर हेल्थ कंडीशन था उस समय पे। जो भी ब्रिटिशर्स थे वो जो हॉस्पिटल्स है, जो भी मेडिसिन है या फिर ये सब चीज़ों पे थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे, इसलिए जो मेडिकल कंडीशन भी या हॉस्पिटल जो हेल्थ कंडीशन था वो पूरी तरीके बहुत ही ख़राब था, जिसके कारण जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा था और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि कितने बच्चे जो जीवित हैं वो एक साल में मर जा रहे हैं विद इन 1 ईयर। मतलब एक साल को बिना अटेंड किए हुए 1000 बच्चे जो जीवित है उसमें से जो बच्चे मर जाते हैं उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे हमने डिटेल में देख चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जैसे कि वीडियो जब शुरू तक जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसी समय मैंने बोला था कि इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो जो वर्क फोर्स है वो इंगेज था इन एग्रीकल्चर में। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि प्रीडोमिनेंस था किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है, इस तरीके से आप याद हो जाएगा आपका। फिर दूसरा था रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन मतलब हर रीजन वाइज, जैसे अभी भी है, आप कहीं देखिएगा कि गुजरात में कुछ और है, हरियाणा पंजाब ये सब जगह पे जो है एग्रीकल्चर अभी भी अच्छा खासा है। ठीक है, कहीं सॉफ्टवेयर का ज़्यादा दबदबा हो गया। तो ऐसे रीजन वाइज अलग अलग जगह पे जो वर्क फोर्स है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उस समय भी रीजनल वेरिएशन था। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात ये सब जगह पे जो था, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल ये सब जगह में जो है एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट होके मैन्युफैक्चरिंग और अलग जो सेक्टर है टर्सरी सेक्टर में उसमें इंगेज होने लगे थे। बट वही दूसरे और जो जैसे उड़ीसा था, पंजाब था, राजस्थान में यहाँ पे लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनल वेरिएशन देखा गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश रूल, ऑक्यूपेशनल जो भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखिए अब मैं इसको डिटेल से आपको बता देता हूँ, आपको होल समझ में आ गया होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। अब देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारा टोटल वर्क फोर्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग सेक्टर में। जैसे कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया था कि 3 तरीके का सेक्टर होता है, मतलब उसमें 5 बताया था लेकिन मेन जो है 3 होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब कि एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर, ये सारा का सारा इसी में आता है। ठीक है, और इसके एलाइड सर्विसेज। तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था अबाउट 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया वर इंगेज इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश रूल वाज प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जो पहले भी बताया कि प्राइमरी सेक्टर में प्रीडोमिनेंस मतलब कि बहुत सारे लोग उसी में थे, इंगेज थे। Approx 75% of the workforce was engaged in the agriculture during the British rule. ठीक है, रीजनल वेरिएशन इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला वर्कफोर्स स्टार्टेड इंडिपेंडेंट। याद रखिए, इंडिपेंडेंट मतलब वहां से डिपेंड होना, मतलब उससे शिफ्ट होना चालू कर दिए थे, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होना चालू करके वो कहाँ चले गए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अदर। देखते होंगे आप सूरत में कि बहुत ही ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज, जो कॉटन टेक्सटाइल था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो उस समय जो लोग हैं वो शिफ्ट होना चालू कर दिए थे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, और दूसरे स्टेट में जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में क्या देखा गया कि जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होना शुरू कर दिए। तो रीजनल वेरिएशन भी बहुत ही ज़्यादा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था
वो ब्रिटिश रूल के समय क्या था। देखिए, ब्रिटिश जितना भी कुछ यहाँ पे किए हैं और जो कर रहे थे उस टाइम पे, वो सारा के सारा अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे। इसमें उन्होंने 1% भी इंडिया के लोगों को भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है, उनका मेन सोलो ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ से पैसा किसी भी तरह इंग्लैंड भेज दिया जाए, यहाँ से रॉ मटेरियल जो सस्ते थे उसको यूरोप में भेज दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वही था। ठीक है, यहाँ पे जितना भी रोड्स बनाए, डैम बनाए, जो भी रेलवे चालू किया उन्होंने, जो भी टेलीग्राफ जो चालू, ये सारा का सारा इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। देखिए, रोड बनाएंगे तो क्या होगा। अभी जैसे हमारा यह रोड है, तो यह हमारे यहाँ कहीं अगर बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, रोड से हम स्टेशन पे जाते हैं, तो स्टेशन से कनेक्ट कर दिए इन्होंने। तो स्टेशन से क्यों कनेक्ट कर दिया, या तो ट्रैवल करने के लिए, या रॉ मटेरियल्स उस समय बहुत ही सस्ते दाम पे इंडिया से लेते थे वो लोग। ठीक है, तो रोड बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि वो यहाँ की जो आर्मी है, यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स है, उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर पाए। मतलब कि अगर रोड को आप रेलवे से कनेक्ट कर देंगे तो रेलवे के पास जाने में आसानी हो जाएगी। फिर रेलवे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा, एयरपोर्ट लाइन्स तक लेके जाएगा। इस तरीके से कनेक्टिविटी बनती रहेगी और इजीली जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ से सारा का सारा इंग्लैंड भेजना। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड। देखिए, रोड वर द बिल्ड बाय द ब्रिटिश ओनली फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट टू कैरी द रॉ मटेरियल। किस लिए, कि वो रॉ मटेरियल्स को कैरी कर पाए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे भेज पाए। और किसके लिए, कि आर्मी को, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको अगर कहीं लड़ाई हो रहा है तो उसको अगर रास्ता खराब होगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए रोड्स के थ्रू जल्दी से वो ब्रिटिश आर्मी जो है कहीं पे अगर लड़ाई करना है, कुछ भी करना है, तो वो ब्रिटिश आर्मी को भी मूव करने के लिए रोड का इस्तेमाल करते थे। इसलिए ही जो ब्रिटिशर्स थे वो रोड को बिल्ड किए थे। ठीक है, दूसरा रेलवे। देखिए, अब रोड से रेलवे तक का लाइन वो हो गया, रोड से कनेक्ट हो गया, रेलवे को भी रेलवे तक पहुंचा दिया गया सामान को। अब रेलवे से क्या होगा, लोगों को भी अगर मूव करना होगा, अगर किसी को ज़्यादा लंबा दूरी जाना, ट्रैवल करना होगा लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो किसके थ्रू होगा, रेल के थ्रू होगा। आज भी इसी तरह होता है। और जो रेल्स था उनको पोर्ट के जो भी पोर्ट होते थे, जहाँ पे जो बंदरगाह होते थे, जहाँ पे नाव खड़ी रहती थी बड़े बड़े, तो वो इनसे कनेक्ट कर दिया गया रेलवे को, और जो सामान था वो इजीली जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता था इस तरह। ठीक है, तो सबसे मतलब मेन अगर कोई कुछ अच्छा काम किए ब्रिटिश, तो वो इंडिया को वो रेलवे का ही जो इंट्रोडक्शन था, मतलब जो रेलवे लाइन, वही उनका मेन, मतलब कुछ अच्छा कामों में ये रेलवे ही गिना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेलवे है वो जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है कब स्टार्ट किया गया था, तो 1853 में थाने तक को चालू किया गया था। ठीक है, तो ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश वाज इंट्रोड्यूस ऑफ द रेलवे इन 1853 बिटवीन मुंबई टू थाने। ठीक है, इट इज, देखिए अब कैसे जो है रेलवे अफेक्ट किया इंडियन इकोनॉमी को। देखिए, तो रेलवे के थ्रू क्या हुआ कि लोग जो है वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर पाए। दूसरा, इट इनहेंस द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर को थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन किया, मतलब कि अब जो सामान थे एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है या कुछ भी चीज़, वो चारों ओर पूरा विद इन द टेरिटरी जो है वो ट्रैवल कर पाएगा, और रेलवे के थ्रू ही तो पॉसिबल था। अब गाड़ी उस समय तो थी नहीं, तो रेलवे के थ्रू ही अलग अलग देश के जो स्टेट्स थे वहाँ पे वो सामान को भेज पाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से रेलवे जो है वो अगर जो ब्रिटिशर्स थे उनको यूज किया गया। तीसरा, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, मतलब जितना डेवलप करना चाहिए था वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, मतलब कि जितना ब्रिटिशर्स चाहते थे उतना ज़्यादा नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका कोई खास रोल नहीं था। हाँ, एयर वाटर का ट्रांसपोर्ट मतलब वो तो नाव से तो सामान पहले भी जाता था यूरोप, इसलिए तो 1869 में जो स्वेज कैनाल जो था वो बनाया गया था ताकि डिस्टेंस को कम किया जा सके। ठीक है, तो एयर्स वाले में कुछ खास उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया था। चौथा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जैसे पोस्ट और टेलीग्राफ जो है वो उन्होंने सर्विस को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ताकि जो देखिए
यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, एज एजेंट की तरह काम करती थी। मेन जो है वो लंदन में था, ठीक है। पार्लियामेंट या जो वहाँ के जो विक्टोरिया थी उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो टेलीफोन के थ्रू वो कम्युनिकेशन में इजी हो गया हम लोगों का। क्या स्टेप्स लेना है इसके बारे में, ये कंडीशन है उसके बारे में, अगर कहीं लड़ाई होने वाला है, कहीं अगर आर्मी की और ज़रूरत है, तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन थे वो इंडिया से वहाँ भेजे जा सकते थे, ठीक था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वॉज द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ द कम्युनिकेशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। और जो भी पर्पस था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का वो क्या था, ताकि इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सके। इसलिए जो है वो टेलीग्राफ जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ थे उनको यूज करके इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉ को मेंटेन किया जा सके। यही जो है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप एक बार पढ़िएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके बाद ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये मेनली ये हिस्ट्री टाइप का ये चैप्टर है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।